मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी कक्षा को शुरू कर रही हूँ कि मेरे छात्र विचेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा यह इतिवृत्तांत सुनने के लिए उत्सुक है और पाठ्य पुस्तक के साथ पूरी तैयारी के साथ तैयार बैठे हैं। तो एक बार जोर से बोलिए, हाँ, मैं यह रोचक इतिवृत्तांत सुनने के लिए तैयार हूँ। जोर से बोलिए, हाँ, सुनाई दिया। तो बच्चों, अब पाठ्य पुस्तक देखिए। इतिवृत्तांत को पढ़कर यह जानेंगे कि किस तरह से विचेंद्री एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। कर्नल कुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर्जी ने मुझसे पूछा, क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी? मुझे उन पर विश्वास था। साथ ही साथ मैं अपनी आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। बच्चों, अब हम प्रश्नों के ज़रिए फिर से इस अनुच्छेद का पुनरावलोकन करेंगे। तो अब मुझे बताइए, कर्नल कुल्लर ने कहाँ तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए? कर्नल कुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए, जिसमें विचेंद्री भी शामिल थी। तो अब मुझे बताइए, पर्वतारोहण के लिए विचेंद्री अपने आप को कैसे तैयार करती है? देखिए, विचेंद्री सुबह कितने बजे उठ गई? 4 बजे उठ गई। सुबह 4 बजे उठकर विचेंद्री ने क्या किया? विचेंद्री ने बर्फ़ पिघलाकर चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करके लगभग कितने बजे? 5:30 बजे वो अपने तंबू से निकल पड़ी। तंबू अर्थात शामियाना, टेंट। विचेंद्री किनके साथ पर्वतारोहण के लिए चल पड़ी? विचेंद्री अंगदोर्जी के साथ पर्वतारोहण के लिए निकल पड़ी, क्योंकि विचेंद्री को अंगदोर्जी के काम करने की क्षमता पर विश्वास तो था ही, उसके साथ साथ उन्हें अपनी पर्वतारोहण की क्षमता, पर्वत पर चढ़ने की अपनी शक्ति पर, और कर्मठता अर्थात अपने काम करने की शक्ति के भाव पर भी उन्हें विश्वास था। तो हम यह कह सकते हैं कि विचेंद्री को अपने आप पर पूरा विश्वास था कि वो एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकती है। इसी आत्मविश्वास के साथ विचेंद्री अंगदोर्जी के साथ पर्वतारोहण के लिए निकल पड़ी। बच्चों, विचेंद्री अब सफलता की पहली सीढ़ी पर खड़ी है। वो सारी सीढ़ियों को चढ़कर सफलता की उस ऊंचाई तक कैसे पहुंचेगी, यह जानना चाहेंगे? तो पाठ्यपुस्तक देखिए, आगे का भाग पढ़कर यह जानकारी हासिल करेंगे। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और बुरबुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। बच्चों, अब हम फिर से प्रश्नों के ज़रिए इस अनुच्छेद का पुनरावलोकन करेंगे। तो मुझे बताइए, सुबह कितने बजे अंगदोर्जी और विचेंद्री साउथ कोल से बाहर निकले? सुबह
6:20 पर ये दोनों साउथ पोल से बाहर निकले। तब चारों तरफ वातावरण कैसा था? हाँ, दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड भी बहुत अधिक थी। बच्चों, अब हम यह देखते जाएंगे कि अंगदौर्जी और बिचेंद्री साउथ पोल से बाहर निकलकर अपने आगे की चढ़ाई को कैसे करते जाते हैं। इन दोनों ने शुरू में रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया, बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौर्जी कैसे ऊपर चढ़ते गए? वे एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। और बिचेंद्री भी अंगदौर्जी के साथ निश्चित गति से ऊपर चढ़ती गई। बच्चों, यह मत सोचिए कि महिला कमज़ोर होती है, पुरुषों की तरह साहस कार्य नहीं कर सकती है। देखिए, बिचेंद्री ने इस बात को झूठ साबित कर दिया है। वो पीछे नहीं रही, बल्कि वो भी अंगदौर्जी के साथ निश्चित गति से बिना किसी कठिनाई के ऊपर चढ़ती गई। बच्चों, पर्वतारोहण का कार्य आसान नहीं है। बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस कार्य में बहुत हिम्मत और परिश्रम की ज़रूरत है। उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। देखिए, जमी हुई बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और बुरबुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। जमी हुई बर्फ़ से, फ्रोज़न आइस अथवा हिमदिंद आवृतवाद ये चट्टानें कैसी थी? ये सीधी व ढलाऊ चट्टानें, स्ट्रेट एंड स्लोपिंग रॉक्स, इतनी सख्त अर्थात कठोर, खड़ा, बिरुसादा और बुरबुरी, अलग अलग होकर गिरना, चूर चूर हो जाना, ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಹುಡಿ ಹುಡಿಯಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು। और बर्फ़ से बनी ये चट्टानें कैसे दिखती थी? जैसे चारों तरफ शीशे की चादर बिछी हो, ಸುತ್ತಲೂ ಗಾಜಿನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಸಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು। और जमी हुई बर्फ़ से बनी इन चट्टानों की चढ़ाई बिना किसी साधन के सहारे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फिसलने की संभावना है, क्योंकि बर्फ़ से बनी है ना, इसलिए। तो इन दोनों को बर्फ़ काटने के लिए किस साधन का इस्तेमाल करना पड़ा? हाँ, बर्फ़ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। फावड़ा अर्थात खुदाई का साधन। बच्चों, वहाँ चित्र देखिए किस तरह फावड़े के सहारे पर्वतारोहण कर रहे हैं। आगे क्या होता है यह जानने के लिए पाठ्य पुस्तक देखिए। बच्चों, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर्जी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लाटू ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। बच्चों, अब हम फिर से इस अनुच्छेद का पुनरावलोकन करेंगे। तो अब मुझे बताइए, 2 घंटे से कम समय में ही वे कहाँ पर पहुँच गए? हाँ, शिखर कैंप पर पहुँच गए। तब अंगदौर्जी ने बिचेंद्री से क्या पूछा? उन्होंने यह पूछा कि क्या तुम थक गई हो? तो बिचेंद्री का जवाब क्या था? नहीं। बिचेंद्री के उत्साह को देखकर
अंगदौर जी बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। थोड़ी चाय पीने के बाद इन दोनों ने फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। इन दोनों के साथ एक और व्यक्ति भी था और उसका नाम क्या था? उसका नाम लाटू था। लाटू अपने साथ क्या लाया था? एक नायलॉन की रस्सी लाया था। अंगदौर जी और बिचेंद्री इसी नायलॉन रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े इन दोनों की सहायता के लिए बीच में चला। ऊपर चढ़ते समय लाटू ने क्या गौर किया? उसने क्या देखा? उसने यह देखा कि बिचेंद्री उन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन लेने के बजाय 2.5 लीटर 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें चढ़ाई कठिन लग रही थी। तो लाटू ने उसे कैसे ठीक कर दिया? लाटू ने बिचेंद्री के रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, अर्थात उसने 2.5 लीटर ऑक्सीजन को 4 लीटर कर दी, जो उन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक थी। जैसे ही बिचेंद्री 4 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट के दर से लेकर चढ़ने लगी, तो उन्हें कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। बच्चों, अब हम दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिचेंद्री के अनुभव के बारे में पढ़ेंगे, तो पाठ्य पुस्तक देखिए। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। मेरी सांस मानो एकदम रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। बच्चों, अब हम फिर से इस अनुच्छेद का पुनरावलोकन करेंगे, तो देखते जाइए। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति कैसी थी? हवा की गति तो बहुत बढ़ गई थी। किसकी वजह से बिचेंद्री को उस ऊंचाई पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था? कारण क्या है? उस ऊंचाई पर तेज हवा बहने के कारण चारों तरफ छोटे छोटे बर्फ के कण, बुरबुरे बर्फ के कण, अर्थात छोटे छोटे बर्फ के कण हवा के साथ उड़ रहे थे, जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस तरह एक तरफ तेज हवा के झोंके, दूसरी तरफ बुरबुरे बर्फ के कण जो चारों तरफ उड़ रहे थे, जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इन सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए हिम्मत से बिचेंद्री ऊपर चढ़ती है तो क्या देखती है? देखिए, थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। आगे चढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं है। आगे जाकर देखती है तो क्या देखती है? ढलान, अर्थात स्लोप एकदम सीधी नीचे चली गई। ऊपर चढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। उसे देखते ही बिचेंद्री समझ गई कि वो एवरेस्ट की चोटी यानी शिखर पर खड़ी है। तो उसकी सांस मानो एकदम रुक गई थी। बचपन में अपने भाई को पहाड़ों पर चढ़ते देखकर बिचेंद्री ने यह निश्चय कर लिया कि वो भी एक दिन अपने भाई से भी बेहतर ढंग से पहाड़ों पर चढ़कर दिखाएगी, किसी से पीछे नहीं रहेंगी। वो अपने इस लक्ष्य को कभी नहीं भूली। पढ़ाई के साथ साथ बिचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखा और उसे पूरा करने के लिए बिचेंद्री ने दृढ़ निश्चय से लगातार कोशिश भी की। बिचेंद्री ने अपनी इस महान साधना से यह सिद्ध कर दिखाया कि
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो किसी साधारण पहाड़ों पर नहीं बल्कि एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। बहुत बड़ी साधना है। बच्चों, अब मुझे उस महत्वपूर्ण दिन के बारे में बताइए जिस दिन बिचेंद्री ने अपने उस महान लक्ष्य को हासिल करके संसार को यह सिद्ध कर दिखाया कि महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कुछ कम नहीं हैं। वो महत्वपूर्ण दिन है 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी और इन्हें एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव भी प्राप्त है। बच्चों, यह कोई छोटी मोटी साधना नहीं बल्कि बहुत बड़ी साधना है जिसके जरिए बिचेंद्री हमें यह संदेश दे रही है कि मेहनत का फल अच्छा होता है। बच्चों, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिचेंद्री ने क्या किया, यह जानना चाहेंगे? तो यह कहानी भी उन्हीं से सुनेंगे। तो पाठ्यपुस्तक देखिए। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माते के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। मैंने इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। उठकर मैं अपने रज्जू नेता अंग दौरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लिए। बच्चों, एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके, क्योंकि वहाँ चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರಿತ್ತು। अगर सावधानी नहीं बरते तो फिसल कर नीचे गिरने की संभावना थी। तो सबसे पहले अंग दौरजी और बिचेंद्री ने सुरक्षित रूप से चोटी पर खड़े होने के लिए क्या किया? इन दोनों ने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। ठीक तरह से खड़े होने के लिए बर्फ को काट कर अपने लिए जगह बना दी। इसके बाद बिचेंद्री अपने घुटनों के बल बैठकर बर्फ पर अपने माथे को लगाकर सागर माते ने एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माता नाम से जाना जाता है। सागर माते के ताज का चुंबन किया। एवरेस्ट की चोटी या ಶಿಖರ का ಚುಂಬನ किया। ಬಚೇಂದ್ರಿ ತಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಸೂಚಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹಣೆಯನ್ನು ಶಿಖರ ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು। उसके बाद इन्होंने क्या किया? बिना उठे ही बिचेंद्री ने अपने थैले से क्या निकाला? थैला अर्थात चीला, बैग। बिचेंद्री ने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। उसे अपने साथ लाए कपड़े में लपेटकर ಅದನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿ छोटी सी पूजा करके बर्फ में दबा दिया। पूजे ಮಾಡಿ ಹಿಮದಲ್ಲಿರಿಸಿದರು। वहाँ से उठकर अपने रज्जू नेता अंग दौरजी के प्रति आदर भाव से झुककर उन्हें प्रणाम करती है। तो अंग दौरजी ने बिचेंद्री को बधाई देते हुए अपने गले लगाया। कुछ देर बाद वहाँ
सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लिए। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए पाठ्य पुस्तक देखिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल कुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। हमने शिखर पर 43 मिनट व्यतीत किए और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। अंगदोरजी और मैं साउथ कोल पर सायंकाल 5 बजे तक पहुंच गए। सबने साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा चोटी पर रुकने सहित पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई दी। मैं जब तंबू में घुस रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल कुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। आप विश्वास करें या न करें श्रीमान, बिचेंद्री पाल केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है और वो उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वो आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। बच्चों, अब हम फिर से इस अनुच्छेद का पुनरावलोकन करेंगे, तो देखते जाइए। किसने कर्नल कुल्लर को बिचेंद्री के एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी थी? हाँ, लाटू ने कर्नल कुल्लर को बिचेंद्री के एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी थी। कर्नल कुल्लर ने वॉकी टॉकी में बिचेंद्री को बधाई देते हुए क्या कहा? हाँ, देश को तुम पर गर्व है। सचमुच पूरे देश को बिचेंद्री की इस साहस गाथा पर गर्व है ना बच्चों? बिचेंद्री ने शिखर पर कितना समय व्यतीत किया? उन्होंने शिखर पर 43 मिनट व्यतीत किए। और बिचेंद्री पाल की वापसी यात्रा कब आरंभ हुई? 1:55 पर वापसी यात्रा आरंभ की। अंगदोरजी और बिचेंद्री साउथ कोल पर कब या कितने बजे तक पहुंच गए? ये दोनों साउथ कोल पर सायंकाल 5 बजे तक पहुंच गए। बच्चों, इन दोनों ने साउथ कोल से एवरेस्ट की चोटी पर 43 मिनट 45 मिनट व्यतीत किए, इसे मिलाकर। और वापस साउथ कोल तक की यात्रा कितने समय के अंदर पूरा किया है? अंगदोरजी और बिचेंद्री ने पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरा किया है। सब ने इस बात पर इन दोनों को बधाई दी। बिचेंद्री पाल ने मेजर कुमार को कर्नल कुल्लर से वायरलेस पर क्या बातें करते हुए सुना? बिचेंद्री पाल ने मेजर कुमार को कर्नल कुल्लर से वायरलेस पर यह बातें करते सुना कि आप विश्वास करें या न करें श्रीमान, बिचेंद्री पाल केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है और वो उतनी ही चुस्त लग रही है या दिख रही है जितनी वो आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। बिचेंद्री को पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो यह जानने के लिए पाठ्यपुस्तक देखिए। बिचेंद्री ने पर्वतारोहण में जो सफलता हासिल की है उसके लिए उन्हें भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। तो इस तरह सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना उन्हें बहुत अच्छा लगा। बच्चों, इस तरह बिचेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। बच्चों, प्रस्तुत पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? हाँ, प्रस्तुत पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कुछ कम नहीं हैं। और क्या? कोई भी महत्वपूर्ण या कठिन से कठिन कार्य करने के लिए
हम में दृढ़ निश्चय, साहस गुण, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना इत्यादि आदर्श गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम विजेंद्री पाल की तरह सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और क्या संदेश मिलता है? हाँ, मेहनत संसार में सफलता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और क्या संदेश मिलता है? महत्वपूर्ण संदेश, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, आज का गृह कार्य क्या है? पाठ को फिर से पढ़कर अभ्यास भाग में दिए गए सारे प्रश्नों के उत्तर बताकर पाठ का फिर से पुनरावलोकन कीजिए और पाठ का आशय नोट्स में लिखिए। धन्यवाद।